हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए हम उसको रिलेट करके पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस से, सो दैट आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एंजाइना पेक्टोरिस में कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। तो आप अगर रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगी। तो एंजाइना पेक्टोरिस के सारे टाइप्स को हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस और उसको रिलेट करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन से। एज वी नो, इन द एंजाइना पेक्टोरिस द कोरोनरी आर्टरी विच सप्लाइज द ब्लड टू द हार्ट मायोकार्डियम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेक, the nature of plaque can be different. You can go through the previous video and you can get the what kind of plaques are there, actually you can get there. तो ये जो प्लेक है, इस प्लेक की वजह से इसके फॉरवर्ड एरिया में कोरोनरी आर्टरी से ब्लड की सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से जो इसका मायोकार्डियम है, वल्नरेबल मायोकार्डियम, जो कि इस ब्लड को से न्यूट्रिएंट ले रहा था, उसके चांसेस ज्यादा होंगे कि वो डिजनरेट कर जाए, वो डेड कर जाए। लेकिन चूंकि प्लेक है, फिर भी कुछ पार्ट कोरोनरी आर्टरी का फ्री है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से स्टॉप नहीं हुई है। और इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को। लेकिन जब ये प्लेक का या तो नेचर ऐसा हो, जिस तरह हम अनस्टेबल के केस में बात करते हैं, अनस्टेबल एंजाइना के केस में, जैसे हम क्लासिकल एंजाइना में पढ़ा कि हमने जो प्लेक था वो स्टेबल नेचर का था। अब यहां पर हम डिटेल नहीं करेंगे उस चीज को। और अनस्टेबल में जो प्लेक था वो डायनेमिक नेचर का था। तो अगर प्लेक डायनेमिक नेचर का है तो इट मे बी चांसेस द प्लेक विद टाइम कैन ग्रो, and once this plaque start growing, there may be chances that it can occlude the whole inner diameter of this coronary artery, and once this whole inner part of this coronary artery become occluded by this plaque, in the forward area there will be 100% blockage of supply of blood. Or whenever this 100% blockage of supply of blood in the forward area occurs in the coronary artery in the myocardium, that condition is known as myocardial infarction. So in the case of angina pectoris, we have discussed there will be supply of blood, there will be diminished supply of blood, and that will not fulfilling the demand of oxygen of myocardium. But in case of myocardium, there will be 100% supply of blood will be blocked, and due to this blockage, 100% blockage of this blood supply, ये जो मायोकार्डियम है ये स्टार्ट होने लगेगा, ये डेड, दिस विल स्टार्ट, ये डेड होने लगेगा ये मायोकार्डियम। तो इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स को बस ये दो चीजें पता होती हैं कि हाँ, मायोकार्डियम इन्फेक्शन में 100% ब्लॉकेज हो गया कोरोनरी आर्टरी का, और एंजाइना पेक्टोरिस में ब्लॉकेज है लेकिन सप्लाई डिमिनिश्ड होती है, इसमें पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं होता। एक एंजाइना पेक्टोरिस का टाइप है जो कि वैसोस्पास्टिक एंजाइना है, उसमें भी ब्लॉक बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड हो जाता है और कई बार 100% ब्लॉक भी हो जाता है अगर वैसोस्पास्टिसिटी हाई लेवल की है। तो वो अगर वैसोस्पास्टिसिटी हाई लेवल की है और वो परसिस्टेंट कुछ समय के लिए रहती है, कुछ शॉर्ट आवर्स के लिए रहती है, फ्यू आवर्स के लिए, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में चेंज हो सकती है। तो अनस्टेबल एंजाइना और वैसोस्पास्टिक एंजाइना, ये दो कंडीशन आपकी फॉरवर्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में चेंज हो सकती है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की हम डेफिनेशन समझ गए। इन दिस मायोकार्डियम देयर विल बी 100% ब्लॉकेज ऑफ इनर डायमीटर ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते चलें तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं। हम एंजाइना पेक्टोरिस में नैरो होने की बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी की, लेकिन हम जब बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तो हम बोलते हैं कि यहां पे 100% क्या है, ब्लॉक्ड है। यहां पे हम नैरोइंग की बात करते हैं, यहां पे ब्लॉक्ड की बात करते हैं। इसी तरीके से एथेरोमा के केस से हम कैसे रिलेट करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में हम एथेरोमा के डायमीटर जितना पार्ट उसका इनर ऑक्लूड है, मींस कवर किया हुआ है कोरोनरी आर्टरी का, उसके परसेंटेज की बात करते हैं। वहां पे स्टेबल के केस में 10%, अनस्टेबल के केस में 70%, और वैसोस्पास्टिक प्लेक की बात नहीं करते, लेकिन वहां पे पूरा वैसोस्पास्टिसिटी की वजह से ब्लड की सप्लाई पूरी बंद होती है। तो अगर हम एथेरोमा के केस को कंसीडर करें, स्टेबल और अनस्टेबल के, तो मायोकार्डियल स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना का मायोकार्डियल से इन्फेक्शन से डिफरेंस ये है कि यहां पे प्लेक 100% पार्ट को कवर किया हुआ होगा। तो ये क्योंकि एथेरोमा का नेचर कई बार
अलग अलग होता है। जब हम स्टेबल एंजाइना की बात करते हैं तो वहां का जो प्लेक होता है वो स्टेबल नेचर का होता है, और अनस्टेबल के एंजाइना के केस में जो प्लेक होता है वो अनस्टेबल नेचर का होता है। अगर इसको डिटेल देखना आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है एंजाइना की जो कि वल्नरेबल है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए। तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन है अनस्टेबल एंजाइना। तो अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के आप डिफरेंस को पढ़ेंगे। तो अनस्टेबल एंजाइना की अगर बात करते हैं तो अपने आप में अनस्टेबल एंजाइना हमने डिफाइन कर रखा है कि द प्लेग विल बी डायनेमिक इन नेचर एंड देयर विल बी 70% ऑक्लूजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी इनर डायमीटर। अगर हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात करें तो ये दो तरीके की होती है, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो आपको दो चीजें समझनी होगी कि एसटी सेगमेंट क्या है और ये हम किसकी बात कर रहे हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो हमने समझ गया कि 100% ब्लॉकेज है, तो ये एसटी सेगमेंट क्या है। देखिए जब हम नॉर्मली ईसीजी देखते हैं हार्ट की, तो हार्ट की ईसीजी में जो हमको पैटर्न मिलता है वो इस तरीके से मिलता है, PQRS-T। P इंडिकेट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, QRS कॉम्प्लेक्स डिनोट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और T वेव डिनोट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। तो जब हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का केस देखते हैं और एंजाइना का केस, तो इसमें पर्सन को मतलब डिफरेंस कर पाना कि उसमें एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वो कुछ इस तरीके से होता है कि जब आप ईसीजी पैटर्न देखते हैं, आप दो तरीके से देखेंगे, या तो उसके ब्लड टेस्ट में कुछ स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर्स के लेवल को चेक करेंगे और ईसीजी पैटर्न को देखेंगे। तो अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का केस है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक तो एसटी सेगमेंट जो होगा ये नॉर्मल ईसीजी है, दिस इज नॉर्मल ईसीजी, ये नॉर्मल पर्सन की ईसीजी है, और ये उस पर्सन की है जिसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और अनस्टेबल एंजाइना। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन और अनस्टेबल एंजाइना बोथ के केस में जो ये एसटी सेगमेंट है, देखिए यहां पे ये आ रहा था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, लास्ट में यहां तक एस वेव आ रही थी और एस फिर अवर जाके फिर बेस लाइन से मिलती है स्ट्रेट, यहां पर ये नीचे ना आके ऊपर से ही, तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो सेगमेंट है हमारा यहां से यहां तक, ये हमारा एसटी सेगमेंट होता है, यहां से यहां तक। तो ये एसटी सेगमेंट इस बेस लाइन के इक्विवेलेंट है, पैरेलल है। जब ये बेस लाइन से ऊपर चला जाएगा ड्यू टू पैथोलॉजिकल चेंजेस, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो गया, जो कि नॉर्मली मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट में ईसीजी की रिपोर्ट में इसी तरीके की आएगी। तो एसटी सेगमेंट, अब दोनों चीजें हैं, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी आ सकती है और अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट में भी आ सकती है। लेकिन आप डिफरेंसेस इस तरीके से देखेंगे कि जब अनस्टेबल एंजाइना का पेशेंट में आपको ये एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिलेगा, तो वो कई बार समय के साथ, ये जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा वो चीज एसटी सेगमेंट का एलिवेशन आपको मिले, लेकिन अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो आप उसको कुछ आवर्स के बाद भी अगर उसकी ईसीजी रिपोर्ट चेक करते हैं, दोबारा से रिपीट करते हैं, उसका ईसीजी फिर से देखते हैं, तो आपको फिर से उसका एसटी सेगमेंट का एलिवेशन दिखेगा ही दिखेगा। तो आप बोल सकते हो कि एसटी सेगमेंट का एलिवेशन अगर परसिस्टेंट है तो आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन है आपको, अगर नहीं है और रिकरेंट है तो वो मे बी चांसेस अनस्टेबल एंजाइना का हो सकता है। तो देयर इज अ वन वे, ईसीजी के थ्रू आप इस तरीके से देखेंगे कि आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या अनस्टेबल एंजाइना है। जरूरी नहीं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में एसटी सेगमेंट का एलिवेशन से ही आप पता कर पाएं, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन इस तरीके के भी होते हैं जिसमें एसटी सेगमेंट का एलिवेशन नहीं होता, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड। ये तो एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन की हमने बात की। नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में वी कैन नॉट कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ ईसीजी। तब हम बात करते हैं कार्डियक मार्कर्स की। तो कार्डियक मार्कर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें कई सारे, बेसिकली नंबर 1 पे हम चेक करते हैं लेवल क्रिएटिन काइनेज का। तो क्रिएटिन काइनेज बॉडी में हमारे कई तरीके के, 3 टाइप्स के आइसो एंजाइम्स क्रिएटिन काइनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल जो क्रिएटिन काइनेज स्केलेटल मसल में होता है, तो यहां पे क्रिएटिन काइनेज बता रहे हैं इसलिए जस्ट इसको एक रिकॉल कर ले। क्रिएटिन काइनेज आपका एक जो स्केलेटल मसल में होता है दैट इज CKMM, जो हार्ट में होता है दैट इज CKMB, एंड जो ब्रेन और स्मूथ मसल ऑफ इंटेस्टाइन में होता है दैट इज CKBB। तो आवर रिलेवेंसी इज ओनली अप टू लिमिटेड अप टू CKMB दैट इज प्रेजेंट ऑन द हार्ट।
तो हार्ट में जितना ज्यादा डेड मायोकार्डियम होगी उतना ज्यादा रिलीज क्या होगा, CKMB। तो इंक्रीज्ड persistent level of CKMB denotes that there is myocardial infarction। अगर ECG पैटर्न से आप नहीं देख पा रहे हैं, अगर आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन है जो कि नॉन ST एलिवेटेड है, तो आप कार्डियक मार्कर चेक करेंगे। कार्डियक मार्कर में क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल चेक करेंगे। क्रिएटिनिन काइनेज में आप उस क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल चेक करेंगे जो कि हार्ट में है। मेनली हार्ट में कौन सा है, CKMB, क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड सब यूनिट। तो इसका लेवल चेक करेंगे। अगर इसका लेवल परसिस्टेंटली हाई है, दोबारा से मतलब रिकरेंट नहीं है, फिर से कम नहीं हो रहा, परसिस्टेंटली आप कुछ आवर्स या 1 डे के बाद चेक करते हैं फिर भी लेवल वही है, तो आप क्लियरली कह पाएंगे कि आप मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है आपको। इसके बाद कार्डियक मार्कर में क्रिएटिनिन काइनेज का तो लेवल चेक करते हैं, साथ में एक और प्रोटीन होती है जिसका लेवल चेक करते हैं, जिसका नाम होता है ट्रोपोनिन आई। यहां पे हम 2-3 बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं जो कि मायोकार्डियल मसल्स में प्रेजेंट होती हैं, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। बेसिकली द ट्रोपोनिन आई इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेनली इंडिकेट्स द डैमेज लेवल ऑफ द हार्ट मायोकार्डियम। तो हार्ट के मायोकार्डियम में मेनली जो डैमेज के बाद रिलीज होती है वो होती है ट्रोपोनिन आई, मेनली इंडिकेटिंग मेन सेंसिटिव ये है। तो ट्रोपोनिन आई, नॉर्मल लेवल ऑफ ट्रोपोनिन आई इज 0.04 नैनोग्राम पर ml। जब आप ट्रोपोनिन आई का लेवल चेक करते हैं ब्लड के थ्रू, तो अगर आप ट्रोपोनिन आई के लेवल को 0.041 नैनोग्राम पर ml मिलता है आपको, तो इट मींस वो हार्ट की मायोकार्डियम डेड हो रही है। ये डेड का एक अच्छा इंडिकेशन है ट्रोपोनिन आई, क्योंकि ट्रोपोनिन आई तब रिलीज होता है जब मायोकार्डियम की जो मसल है वो डेड हो जाती है, क्योंकि ये उसी का कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, मसल्स के अंदर कंपोनेंट है। तो जब मसल डेड होगी तो ये ब्लड में रिलीज होंगे, और जितना ज्यादा इनका लेवल होगा इट मींस आप ये डिनोट करेंगे कि आपकी हार्ट की मायोकार्डियम डेड हो रही है। लास्ट में अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट पे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि लाइक इनफैक्ट आपको करना क्या है कि इसमें ऑक्लूजन हो रहा है जो कि 100% ब्लॉकेज है, तो आपको एनी हाउ इसमें सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट इज मींस कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज होने के 90 मिनट्स के अंदर ही आपको इस प्लेग को एनी हाउ ब्रेक करना है, क्योंकि 100% ब्लॉक कर चुका है। तो अगर आप उस टाइम में करते हैं तो आप टारगेट करते हैं कि आप उसको क्या करें, थ्रोम्बोलाइटिक्स दें। थ्रोम्बोलाइटिक्स से अगर नहीं हो रहा तो कई बार हम सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं जिसमें हम स्टंट डालते हैं। तो स्टंट डाल के इसको क्या कर देते हैं, वाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन रिलेशन टू एंजाइना पेक्टोरिस। और एक चीज बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है रह गई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन को ही हार्ट अटैक बोलते हैं। द अनदर नेम ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज हार्ट अटैक। So this is all about comparative study of angina pectoris and myocardial infarction. Thank you very much.